लेक्चर नंबर 02 के 01 थर्ड है, थर्ड क्या बात कर रहे हो यार, जल्दी हूं मैं। चलो फास्ट बस। सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 03, क्या क्या बात पर डिस्कशन हो चुका है भैया? हाँ बिल्कुल अच्छे से। मेरे को तो सीधा समझ में आता है, वहां अपन जो वेलोसिटी लेते थे, लीनियर वेलोसिटी मतलब वेग लेते थे, वेलोसिटी तो समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी यहां लेंगे अपन एंगुलर वेलोसिटी। अरे यार एंगुलर वेलोसिटी बोले तो ओमेगा मतलब कोणीय वेग। यहां लेते थे डिस्प्लेसमेंट, यहां लेते थे डिस्प्लेसमेंट, तो यहां क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? थीटा। इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। फिर यहां होता था भाई साहब एक्सेलरेशन, तो यहां क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, ऐसा। एंगुलर एक्सेलरेशन बोले तो अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन बोले तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट करेगा और डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर रोटेट करेगा तो भैया एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। हम वहां भी जानते थे, अगर आप अच्छे से देखें उन सब बातों को समझें तो हमें पता चलेगा अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन क्या आता था बेटा? जीरो। कितना आता था? जीरो। इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हो गया dv/dt जीरो, dv/dt जीरो। मैंने उस दिन भी बताया आपको, अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है मतलब पोजीशन गिवन है, और पोजीशन का अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर दें? डिफरेंशिएशन कर दें, मतलब dx/dt कर दें तो बिल्कुल सही वेलोसिटी आ जाती है। और अगर इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दें dx² dt² तो क्या आ जाता है? a मतलब एक्सेलरेशन। एक और बात बहुत अच्छे से पढ़ी होगी आपने, a = v * dv/dx। सही बात है ना? जब आपको वेलोसिटी का फंक्शन x के टर्म में हो, किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में हो, और एक्सेलरेशन पूछा जाए तो क्या a = v * dv/dx लगाएंगे? बिल्कुल सही। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t dx/dt v, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d2x/dt² तो भाई साहब ये आ जाएगा और a हो जाएगा v * dv/dx। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात हमने ये देखा कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। दो दिन से हम ओमेगा और थीटा के बारे में बात कर रहे थे। आज हम सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। पूरी चर्चा किसके ऊपर होगी? एक्सेलरेशन के ऊपर। उसी में एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, उसी में टेंजेंशियल आएगा और उसी में रेडियल एक्सेलरेशन आएगा। मैं जो प्रूफ अभी 5-10 मिनट जिस पर अपन बात करेंगे वो प्रूफ आपका पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन उस प्रूफ में जो डिस्कशन के दौरान जो दो बातें निकल के आएंगी उन पर 100% क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल फिर आएगा। समझे इस बात को? तो हमें आज चर्चा करना है एक्सेलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। हमारी मेन चर्चा आज की है एक्सेलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, या एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन के लिए हमें बात करना है। ठीक बात, अच्छी बात। ध्यान से सुने, समझिए इस बात को कि कितने एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में मौजूद होते हैं, कब कौन सा एक्सेलरेशन आता है और कब कौन सा एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, इन सब पे चर्चा अपन करेंगे। तो भाई साहब मेरे पास समझ लीजिए एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस कितनी है भाई साहब? r। बिल्कुल सही सर। यहां कोई पोलर कोऑर्डिनेट लिखता है थीटा पे। थीटा पे क्या लिखना है? पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय निर्देशांक। कैसे लिखेंगे? r cos थीटा, दूसरा लिखा जाएगा r sin थीटा। कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है ना,
इसको 0 0 मान लो, तो r डिस्टेंस पर अगर यहां देखेंगे तो r का एक कंपोनेंट कितना हो गया r cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट अरे पोलर कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिखेंगे ना r cos थीटा और क्या बात कर रहे हो यार, आया नहीं तो मैं, अरे ये भी तो r ही होगा ना, तो r का एक कंपोनेंट r cos थीटा और दूसरा r sin थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक, इसमें अगर कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करता है तो उसके दो डायरेक्शन ले ले, कितनी, दो डायरेक्शन ले ले, सुने ध्यान से, दो डायरेक्शन क्यों लेते हैं अभी आपको समझ में भी आ जाएगा, दो डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक बात, एक डायरेक्शन इस पार्टिकल के यूनिट, क्योंकि क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, उसको और अच्छे से समझे आप। क्या कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो जरूरी है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, जरूरी होता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, क्या जरूरी है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए? यस, विशेष ध्यान रखें, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होना कंपलसरी है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होना कंपलसरी नहीं है। मैं आपको बोलूं ऐसे, भाई साहब इधर एक पार्टिकल है, जब इधर था तो 10 मीटर पर सेकंड, भाई साहब जब इधर था तब 10 मीटर पर सेकंड, जब इधर था मतलब जब इधर था तब 10 मीटर पर सेकंड और जब इधर था तब भी 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये बोला जा सकता है कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है? हाँ, क्यों? क्योंकि हर बार इसकी डायरेक्शन, ईच एंड एवरी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या हो रही, चेंज हो रही है। भैया नहीं आया, क्लियर है? ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट है, 10 10 10 10, क्या हर जगह कांस्टेंट है? बिल्कुल। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन चेंज हो तो सर्कुलर मोशन कर सकता है। हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अपन सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं इसलिए ऐसा देख रहे हैं। क्लियर? तो दो डायरेक्शंस अपन बना ले। पहली डायरेक्शन जो है वो पार्टिकल की डायरेक्शन में ले लेते हैं अपन एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों ले रहे हैं? यूनिट वेक्टर की जरूरत कब होती है? जब अपन डायरेक्शन की बात करते हैं। एकांक सदिश जिसको अपन बोलते हैं, उसकी नीड कब होती है? जब हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। इसमें दो डायरेक्शंस हैं। पहला तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गति की दिशा के अनुदिश एक यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने E टेंजेंशियल, E टेंजेंशियल, और दूसरा ले लिया डायरेक्शन के हिसाब से E रेडियल। E ये दोनों यूनिट वेक्टर है भाई साहब, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। नहीं आया, क्योंकि यूनिट वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। चलो ER का यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर देंगे? बोलो। cos थीटा I प्लस sin थीटा j। ER इस डायरेक्शन में है ना? अरे तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस ही है, तो इसका एक कंपोनेंट इसी ER का, इधर cos और इधर, क्योंकि जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 आना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड लो, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 आएगा ना मैग्नीट्यूड लूंगा तो? नहीं आया, क्या चमका है सभी को? यस सर, बिल्कुल। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। ER, चलो ET का बताओ, ET का बोलो, ET का बोलो। देखो ये थीटा बेटा, ये भी थीटा, तो ये कितना? चलो, तो इस ET का एक कंपोनेंट ET cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ET का एक कंपोनेंट, देखो ET का एक कंपोनेंट, ये थीटा है ना, तो ET cos 90 माइनस थीटा और ET sin 90 माइनस थीटा। अच्छा, अगर इस वेक्टर को शिफ्ट किया जाए, देखना वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है ना, तो इसको शिफ्ट कर लो। अगर इसको शिफ्ट कर लो तो ये क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा? अगर सेकंड में आएगा तो x कैसा? नेगेटिव, और y कैसा? पॉजिटिव। वही हो रहा है, वही हो रहा है। चेक कर लो, ET cos 90 माइनस थीटा, ये इस डायरेक्शन माइनस प्लस माइनस, चमका नहीं चमका? बहुत बढ़िया। क्या लिखना चाहिए? माइनस
माइनस साइन थीटा इंटू आई प्लस कॉस थीटा इंटू जे। बदल गया ना, 90 माइनस थीटा एंगल। अब आप अच्छे देखो, अगर आपको वेक्टर आता है तो भैया ईटी और ईआर दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, और जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, चेक करके देख लो। अगर ये दोनों इस परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा, क्या जीरो आया? क्या जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है? नहीं आई बात समझ में? आ गई? बहुत बढ़िया, जे बात शानदार। अब माना कि कोई r वेक्टर था अपने पास, r वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं बेटा हम? पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, बोलो। ये 0,0 है ना, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं बोलो? r cos थीटा, हाँ, r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j। ये आपने पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ये अपने वेक्टर में पढ़ा है। नहीं आया? चमका, बहुत बढ़िया, क्लियर है? चलो एक बार डिफरेंशिएट करो इसका dr by dt, dr by dt, बहुत बढ़िया। चलो तो r cos थीटा का बेटा कितना हो जाएगा, sin थीटा into d थीटा by dt into i। t के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो बेटा r एज इट इज cos थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस sin थीटा into d थीटा by dt into i प्लस, चलो बोलिए बेटा, r cos थीटा into d थीटा by dt और into j। मुझे लगता तुम्हें आया, एकदम चमका है। धीरे धीरे r, अरे डिफरेंशिएशन करना तो आता है थोड़ा बहुत, तो r sin थीटा का तो थीटा का भी तो होगा d थीटा by dt। याद करो d थीटा by dt को क्या कहते हैं भाई, ओमेगा। बिल्कुल सही, क्या लिखा जाना चाहिए, माइनस r sin थीटा into ओमेगा i प्लस r cos थीटा into ओमेगा j। ये हो गया बेटा dr by dt, बहुत बढ़िया। तो dr by dt is equal to minus r sin थीटा into d थीटा by dt ओमेगा into i plus r cos थीटा into d थीटा by dt ओमेगा into j। अरे आया कि नहीं आया दोस्तों? ठीक, ये क्या निकाला आपने? खुशी है, dr by dt क्या है? उसका स्थिति सदिश का, अरे स्थिति सदिश का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है ना, तो भी वेलोसिटी मिलती है ना। चलो दोबारा डिफरेंशिएशन कर लो बेटा इसका, d स्क्वायर r अपॉन dt। चलो बोलो, अब बोलो जल्दी। नहीं, अब देखो ओमेगा भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले आता फंक्शन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन और पहला एज इट इज। तो ओमेगा को पहला मान लेते हैं, तो पहले का डिफरेंशिएशन d ओमेगा बाय dt बेटा, और ये पूरा फंक्शन एज इट इज माइनस r sin थीटा i प्लस r cos थीटा इनटू j। ये एज इट इज हो गया प्लस, अब किसका डिफरेंशिएशन कर लिया था आपने, ओमेगा। ओमेगा एज इट इज रखो, अंदर आ जाइए फिर से, माइनस r इनटू sin थीटा का बेटा cos थीटा इनटू थीटा का d थीटा by dt इनटू i माइनस r cos थीटा का माइनस होता है, माइनस पहले ही लगा लिया मैंने। चलो बोलिए बेटा कितना हो जाएगा, माइनस sin थीटा इनटू d थीटा by dt बाबा इनटू j। नहीं आया, हो रही है, सही है ना? ठीक है, चलो बताओ कितना हो गया, बोलो बेटा। r d थीटा by dt को होना जाएगा माइनस ओहो, sin थीटा प्लस sin थीटा j प्लस cos थीटा। इसको देखो जरा अच्छे से, d स्क्वायर r अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा d ओमेगा बाय dt को तो एज इट इज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस r बाहर निकाल लो, r क्या कर लो, बाहर निकाल लीजिए। चलो अंदर क्या बचा देखो जरा अच्छे से, माइनस sin थीटा i प्लस cos थीटा इनटू j प्लस भाई साहब ओमेगा
डी थीटा बाई dt और डी थीटा बाई dt को क्या कहते हैं? ओमेगा। ओमेगा बाहर निकाल लो, एक ऑलरेडी ओमेगा बाहर ही है, तो क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा स्क्वायर। अंदर क्या बचा बोलो? और माइनस ले लो, अंदर क्या बचा? r cos थीटा i, r भी बाहर ले लो, r भी बाहर ले लो, cos थीटा i प्लस। अच्छे से देखो अब, r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, आय हाय हाय हाय, माइनस साइन थीटा i प्लस cos थीटा j, et माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा i प्लस sin थीटा j, er। नहीं आया? अब ध्यान सुनना, ये है एक्चुअल में जो दो एक्सेलरेशन आप लिखते हो, देखो अपने आप पता चलेगा। d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है a, और a को वेक्टर में लिखने का तरीका यही तो होगा। जैसे a बराबर ai प्लस aj का क्या मतलब हुआ? x में एक्सेलरेशन a और y में भी एक्सेलरेशन a। किसी भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या होता है? ये पोजीशन वेक्टर लिखते हो आप, xi प्लस yj लिखते हो ना भैया? किसी भी पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है, r बराबर xi प्लस yj। मैं कह रहा हूं क्या x ये क्या है? एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन इनका सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार गति में बिल्कुल तुरंत, ये है। अब देखो यहां, इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल और इसकी रेडियल। टेंजेंशियल में ये कहलाता है, जो टेंजेंशियल की डायरेक्शन में होता है, मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, वो एक्सेलरेशन कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेटा जब मैंने एक्सेलरेशन के बराबर ये लिखा है, तो बराबर का क्या मतलब होता है? कि बराबर के इस साइड भी एक्सेलरेशन और बराबर के एक्सेलरेशन, तभी इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल होगा नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो r d ओमेगा बाई dt टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ओमेगा स्क्वायर r को क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? रेडियल, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए तो माइनस आया। ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंट है? कि er की डायरेक्शन कैसे है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। नहीं आया? किसी को आगे जाके क्या पढ़ेंगे रेडियल एक्सेलरेशन को? अभी केंद्रीय त्वरण, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नहीं आया? ये भाई साहब उसकी कहानी। तब जाके हमें समझ में आता है कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसके कितने एक्सेलरेशन होते हैं? दो। कौन कौन से? पहला टेंजेंशियल और दूसरा रेडियल। ये बात समझे? आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि ज्यादातर इन दोनों सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, आते ही हैं। और सर्कुलर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर्कुलर से क्वेश्चन नहीं आया हो। अरे यार, कितने एक्सेलरेशन? दो। कौन कौन से? टेंजेंशियल और रेडियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? देखो इसको, इसका मतलब है सर at टेंजेंशियल बराबर क्या लिखना चाहिए? r into d ओमेगा बाय dt। और रेडियल को क्या लिखना चाहिए? रेडियल माइनस ओमेगा स्क्वायर r। मैग्नीट्यूड ले लोगे तो ओमेगा स्क्वायर r। हमें खुद पता होता है कि वह सेंटर की तरफ टेंड हो रहा है। किसकी तरफ? सेंटर की तरफ। अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी बहुत कहानी है। क्या पहले बताओ, इतनी बात समझ आई नहीं आई? एकदम क्लियर सभी को? कितने? अभी अपन ने क्या पढ़ा? जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसके कितने एक्सेलरेशन प्रेजेंट होते हैं? दो। कौन कौन से? एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। अब तुम खुद बताओ कौन सा एक्सेलरेशन नहीं हो तो काम चल जाएगा? मैं कह रहा हूं अगर इन दोनों में से, मैं पूछ रहा हूं यदि इन दोनों में से कोई एक एक्सेलरेशन जीरो हो तो क्या a नेट जीरो है? नहीं। इसमें विशेष ध्यान रखो, बार बार कह रहा हूं, थ्योरी समझना बहुत अति इंपॉर्टेंट है। किस एक्सेलरेशन के बिना काम चल सकता है?
बिल्कुल सही। टेंजेंशियल क्या देता है, किस बात की रिस्पांसिबिलिटी लेता है टेंजेंशियल? सोचो आराम से। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किस बात की रिस्पांसिबिलिटी लेता है? मैग्नीट्यूड की। और डायरेक्शन की जिम्मेदारी कौन लेता है? रेडियल। इस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल जो सर्कुलेट कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? मेरे बताइए, इसका रेडियल एक्सीलरेशन 0 है या टेंजेंशियल? कि दोनों ही 0 नहीं है? बोलो, सोच समझ बोलो, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। कौन सा एक्सीलरेशन 0 है? टेंजेंशियल। रेडियल एक्सीलरेशन 0, क्योंकि क्या हर बात में चेंज हो रही है क्या डायरेक्शन? तो बिना डायरेक्शन के काम चल सकता है या बिना मैग्नीट्यूड चेंज के काम चल सकता है? बिना मैग्नीट्यूड के चेंज हुए काम चल सकता है। क्या अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड? यस। नहीं आया? क्या बात समझ आई है? वे समझ आए? मजेदार थोड़ी है आज की तो। अरे यार, समझने लायक। तो 80 मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किस बात की रिस्पांसिबिलिटी लेता है भैया? मैग्नीट्यूड। अरे यार, किसकी? मैग्नीट्यूड। ये रिस्पांसिबिलिटी लेता है भाई साहब, रिस्पांसिबिलिटी लेता है भैया मैग्नीट्यूड की। सबसे बड़ी बात मैग्नीट्यूड की रिस्पांसिबिलिटी है। इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? डायरेक्शन चेंज करने की। इसकी रिस्पांसिबिलिटी मैग्नीट्यूड चेंज करने की। इसकी तो सर्कुलर पाथ में क्या 0 हो सकता है? 10। क्या 0 कभी नहीं हो सकता? रेडियल एक्सीलरेशन 0 नहीं हो सकता। कैसे होगा रेडियल एक्सीलरेशन? अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहा है तो क्या ईच एंड एवरी पोजीशन पर या टाइम पर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करना ही पड़ेगा, तभी वो सर्कुलर पाथ कर पाएगा, अन्यथा सर्कुलर पाथ नहीं कर पाएगा। मुझे लगता तुम्हें आया। क्या बात समझ आई है? कौन सा एक्सीलरेशन 0 हो सकता है? टेंजेंशियल। कौन सा एक्सीलरेशन कभी 0 नहीं हो सकता? रेडियल एक्सीलरेशन 0 नहीं हो सकता भाई साहब। अरे यार, हाँ कि ना? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना? r d ओमेगा बाय dt। इस d ओमेगा, आप सुनना ध्यान से फिर से अगेन। at is equal to आपने लिखा r into d ओमेगा बाय dt। इस d ओमेगा बाय dt को भी अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। और अल्फा को क्या बोला जाता है बेटा? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन भाई साहब, आए हाय हाय, ये वैसी ही बात है जैसे a बराबर dv बाय dt, उसी तरीके से d ओमेगा बाय dt। अगर अल्फा पता हो, यदि अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता हो, तो क्या इंटीग्रेशन करके ओमेगा फाइंड आउट किया जा सकता है? बिल्कुल। मैंने कहा अगर अल्फा, ध्यान सुनना, अगर अल्फा t स्क्वायर है, अल्फा, तो क्या ओमेगा निकाला जा सकता है? यस, क्योंकि अल्फा को क्या लिख सकते हैं? d ओमेगा बाय dt। अल्फा क्या है? r into d ओमेगा बाय dt या केवल d ओमेगा बाय dt? ओनली d ओमेगा बाय dt। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। ओ, तो अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, मैंने कहा if अगर कोई इक्वेशन गिवन है अल्फा इज इक्वल टू t स्क्वायर और पूछा जाए बेटा मेरे को ओमेगा बताओ, क्या बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते यार? भाई अल्फा को क्या लिख दो? बाय dt। तो अल्फा को लिखा जा सकता है सर d ओमेगा बाय dt इज इक्वल टू t स्क्वायर। क्या बोथ साइड d ओमेगा बराबर क्या t स्क्वायर इनटू dt? बोथ साइड क्या कर दे? डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन। आराम से निकाला जा सकता है। क्या मेरी बातें चमकी है? बहुत बढ़िया। और छोटी छोटी बातें करते हैं। क्या पहले बताओ, इतनी बात समझ आई नहीं आई? क्लियर? बहुत बढ़िया। उतारना है किसी को? मैं माता उतारू इसको भी। हाँ,
बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ तो AD 0 है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ इसका मतलब क्या चीज चेंज नहीं हुई? स्पीड। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो d ओमेगा बाय dt भी 0 है। बिल्कुल क्लियर पिक्चर, बहुत बढ़िया। डेरिवेशन नहीं बता रहे आप, डेरिवेशन कोई काम नहीं, लेकिन ये जरूर लिखो कि एक्सेलरेशन ये होता है नेट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ये बात ये आपके काम का है, क्योंकि यहीं से हमें पता चला कि दो प्रकार के एक्सेलरेशन होते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। A is equal to r into d omega by dt dt minus omega square r और यूनिट वेक्टर er। देखो कितना बढ़िया, अगर आप समझे इस बात को तो कितना बढ़िया कांसेप्ट है। ये एक्सेलरेशन, ये उसकी डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन और ये उसकी मतलब डायरेक्शन के पहले जो चीज लिखी होती है वो क्या देती है किसी वेक्टर का? मैग्नीट्यूड। क्या देती है? इसका मतलब है रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? ओमेगा स्क्वायर r। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? r into d ओमेगा by dt। मुझे लगता तो मैं आया, क्या क्लियर है? वाह, चल आगे बढ़े। चलो भाई बहुत बढ़िया, जो और छोटी छोटी बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं स्केलर पे, सर्कुलर पे। बारे प्रभु वाह, समझ आ रहा है चौधरी साहब? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक बात, ये एक छोटी सी बात हमने करी जिसमें हमें दो एक्सप्रेशन के बारे में पता चला, AD और AR। ठीक बात, और ध्यान रखना, अभी और छोटी छोटी बातें करते हैं। तो देखना भाई साहब, अरे बोला था समझ गया रे भैया। चलो ठीक, हाँ क्या अच्छा ही नहीं ठीक। चलो यहाँ मान के चलिए यहाँ कोई पार्टिकल था, घूमते घूमते यहाँ आ गया। इस जगह पर उसका AR क्या होगा? ये रेडियल एक्सेलरेशन ना। अरे रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। किसकी? रेडियल की, टेंजेंशियल की, स्पर्श रेखा के अनुदिश। ठीक है, मतलब वेलोसिटी के अनुदिश। वेलोसिटी बोले तो स्पीड के अनुदिश, मतलब ऐसे। ठीक है, स्पीड की क्या, स्पीड की तो डायरेक्शन होती नहीं है, वेलोसिटी बोलते हैं, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ए रेडियल तो टेंजेंशियल कैसा होगा? जे। ए रेडियल और ए टेंजेंशियल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नहीं आया, होते हैं ना। ठीक है, चलो तो इनका नेट कितना आ जाएगा बोलो? नेट क्या नेट ये रहेगा? बोलो ए नेट, ए नेट बोलिए भैया अगर आपको आता है तो। बिल्कुल सही, ए नेट a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखा जाता है सर्कुलर मोशन का नेट एक्सेलरेशन, अंडर रूट a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर r। नहीं आया, क्लियर है? मतलब अगर हम इसको अच्छे से देखें तो इसको देखो, ये रहा बेटा AT और ये रहा बेटा AR। अरे लिख सकता हूं ना, ये AT और ये AR, तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा भैया। रिजल्टेंट हो गया बेटा A नेट। ये एंगल ले लेते हैं हम थीटा। मेरी बात आप गौर से सुने, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? A नेट और, क्योंकि AR और AT के बीच का एंगल तो कितना है? ऑलवेज 90 डिग्री। विशेष ध्यान रखें जो मैं कह रहा हूं इस बात पे। शुरू में भी जब आपने डेरिवेशन किया था तब मैंने क्या बोला था? रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो होना ही चाहिए। जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो उसका
उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऐसे, और रेडियल एक्सेलरेशन ऐसे, तो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। क्लियर? ये जो थीटा मैंने बनाया किस किस के बीच का है, ए आर और, बहुत बढ़िया। तो यहां अगर अपन वेक्टर फॉर्मेशन लेते हैं बेटा, तो tan थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, tan थीटा, जल्दी बोलो, tan थीटा 80 बाय AR। ये कितना होगा, परपेंडिकुलर का लंब होगा ना, तो कितना 80, और ये आधा AR, तो tan थीटा 80 बाय AR। देखो थीटा की डायमेंशन लेस होने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डायमेंशन लेस होता है तो दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए, क्योंकि ऊपर मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे भी कट जाता है, तो थीटा कितना बड़ा रोल होता है, कहीं भी थीटा निकाल सकते हो आप। नहीं आया क्या, बिल्कुल क्लियर है। tan थीटा 80 एंड AR, थीटा किस किस के बीच का एंगल, A net into A net और AR। जो लिखा है ए अलग है और जी नेट अलग है, नहीं सेम ही है, ये मैग्नीट्यूड लिखा आपने, ये क्या लिखा आपने, मैग्नीट्यूड, और ये लिखा आपने उसकी डायरेक्शंस में वेक्टर लगाया ना मैंने ऊपर। अगर तुम इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो यही आएगा ना, क्योंकि तुम इस पूरी चीज को 80 कह रहे हो, इसको AR, बाकी पीछे लगी दोनों चीजें क्या है, डायरेक्शन। आया, बहुत बढ़िया, गुड। जो समझ में आया वो अपने मन में उतारते जाए बिल्कुल, ताकि आपके नोट्स बनते जाए व्यवस्थित। सर्कुलर तो बिल्कुल आप व्यवस्थित उतारेंगे भैया, कहां क्या लग रहा है। मेरे उसी बेटा पढ़ने नहीं हुआ आजकल, नहीं लग रहा तुम्हारा, कम कम क्वेश्चन कर रही हूँ आजकल, क्यों, दीपावली की बात पढ़ोगी या मन नहीं लग रहा, तो पढ़ा करो बेटा व्यवस्थित एकदम, समझ रही हो, सब समझ में सब, क्यों भाई, वाह भैया वाह, चले भैया सब लोग उतार लिया, ठीक बात, अच्छी बात है, गुड। अब देखो समझना है, ये हो जाएगी बीमार, चलो बहुत बढ़िया, गुड, क्लियर। तो 80 और AR नेट हो गया हमारे पास, A net is equal to under root A square T plus A square R, बहुत बढ़िया सर, ये आंसर समझ में आता है, कोई इशू नहीं है इसमें। एक और बात, अब देखना इसी में छोटी छोटी बातें, दो चीजें लिख रहा हूं, उस बात को समझ के बताना कि क्या है, ग्राफ से और पूछते हैं। ओ मैं कह रहा हूं पेपर स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड समझिए, स्पीड कांस्टेंट, डी वी बाय dt और dv बाय dt में क्या डिफरेंस है बता, d mod v बाय dt और dv बाय dt में क्या डिफरेंस है, सोचो थोड़ा सोचो, d क्या दोनों एक ही बात है क्या, d mod v बाय dt और mod dv बाय dt का एक ही बात है क्या, नहीं, ये दोनों एक बात नहीं है, बताओ तो क्या है, ऊपर जो है वो अपन स्पीड चेंज इन स्पीड
बहुत बढ़िया, गुड। चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन स्पीड। हां, नीचे अपन जो निकाल रहे हैं वो चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, लेकिन इसका मोड यानी कि अपन वेलोसिटी निकाल रहे हैं। नहीं, एक्सेलरेशन का मोड है dv by dt का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। मतलब कौन सा, एक की दो या नेट? नेट, बिल्कुल सही। क्या? नेट, बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखना, इसका मतलब है नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ये क्या बता रहा है? d mod v by dt। तो क्या? चेंज इन स्पीड। अब स्पीड क्या है? तो d mod v by dt क्या होगा? जीरो। जीरो का मतलब कौन सा एक्सेलरेशन? जीरो, टेंजेंशियल। नहीं आया? नीचे लिखा है तो टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल d mod v, पहले बताओ v बार क्या होता है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मोड लेने तो क्या बन जाती है? स्पीड। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ना, किसका? वेलोसिटी का। किसका? अब स्पीड तो कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट, ध्यान सुनना, तो स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब है मोड भी कांस्टेंट है। मोड भी, तो d mod v by dt क्या होगा? जीरो। हाँ, तो mod v मतलब ये मैग्नीट्यूड ही हुआ ना, तो बात टेंजेंशियल। यहां बोलो, यहां जीरो है या कुछ आएगा? बोलो क्या आएगा? बोलो ना, क्या आएगा? डायरेक्शन जी ए नेट आएगा। ए नेट आएगा, ए आर। इस कंडीशन में जब स्पीड इज कांस्टेंट, अरे यार, जब स्पीड इज कांस्टेंट तो कौन सा एक्सेलरेशन? जीरो, टेंजेंशियल। तो क्या नेट भी जीरो हो गया क्या? नहीं, उस समय नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? रेडियल। टेंजेंशियल तो जीरो हो गया, रेडियल बस तुम्हें नहीं आया? क्या क्लियर है? जब स्पीड कांस्टेंट होती है और इस प्रकार का मोशन होता है तो उस मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म जे बार। इस मोशन को क्या नाम दिया गया बेटा? एक समान वृत्ताकार गति। एक समान वृत्ताकार गति मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जे बार। If speed is constant, d mod v by dt is equal to 0, a tangential 0, mod of dv by dt is equal to a radial, और नेट एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। बिल्कुल, वाह वाह, बहुत बढ़िया। चमका कि नहीं चमका? चमक गया। तो मोशन हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, d mod dv by dt is equal to a, बहुत बढ़िया। क्या इतनी बात समझ आई? अपन ने dv by dt एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का मोड निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकलेगा। हाँ, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो लिखाइए आप। अपन ये डायरेक्शन की ले लेते हैं सर। आगे हो गया। ए नेट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर। ये क्या है? ए नेट मैग्नीट्यूड ही है ना। जब 80 जीरो है तो ए नेट किसके बराबर? ए आर के। अरे ए आर रिस्पांसिबल है डायरेक्शन के लिए और 80 रिस्पांसिबल है मैग्नीट्यूड के लिए। अभी मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मतलब 10 10 10 10 10 से जा रहा है मैग्नीट्यूड। चेंज मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। समझ आ गई बात? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए बार बार। अरे यार, क्या मैं तो सिंपल दो बातें जानता हूं, ज्यादा अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए आर का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन, एटी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब मैग्नीट्यूड। मैंने बोला आप 10 10 10 हर जगह 10 से चल रहे हैं तो 80 जीरो है आपका, लेकिन रेडियल कभी जीरो नहीं हो सकता सर्कुलर में, क्योंकि सर्कुलर में जब आप एवरी पॉइंट पे जाएंगे, एवरी पोजीशन पे जाएंगे तो वहां डायरेक्शन मैटर करेगी, और डायरेक्शन मैटर करेगी तो आएगा ही आएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताओ समझ आया क्या है? मतलब फॉर सर्कुलर मोशन AT may be or may not be zero, may be or may not be zero, ऐसा लिखना चाहिए। AT may be or may not be zero, बहुत बढ़िया। सेकंड, AR doesn't equal to zero, रेडियल एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा भैया फॉर सर्कुलर मोशन।
बहुत बढ़िया। अरे हाय 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 हाय। आया नहीं आया भैया? एकदम क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, गुड। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। सर्कुलर में इतनी बातें अपन ने कर ली। क्या आपको बिल्कुल चमक रहा है? एकदम से। तो AT में भी और में नॉट भी 0, AR डजंट इक्वल टू 0। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है, इसमें कोई दोहरा है नहीं है। किसी ने देखा? किसी ने देखा? फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। ओमेगा भी कांस्टेंट। तो d ओमेगा बाय dt 0 और d ओमेगा बाय dt 0 मतलब अल्फा 0। b बराबर r ओमेगा होता है ना? तो जब b कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट है ना? अरे रे 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 रे, स्पीड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, d ओमेगा बाय dt इज इक्वल टू 0, अल्फा 0। तो बस समझ में नहीं आया? सही है बिल्कुल। d ओमेगा बाय dt इज इक्वल टू 0, अल्फा 0। अल्फा 0, अल्फा 0 मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन 0। अच्छा, ये बात शानदार, जोरदार एंड जबरदस्त। चलो भाई, बहुत बढ़िया सर जी। ठीक है, चलो तो स्पीड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, d ओमेगा बाय dt इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली बता दिया, अपने कोई इशू नहीं है। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो, ओमेगा कांस्टेंट होगा क्या? नहीं। अल्फा 0 होगा क्या? नहीं। कैसे यार? वो तो बात तो वही, ओमेगा डेफिनेट कांस्टेंट, अल्फा डेफिनेट 0 भाई साहब, 0 नहीं हो सकता ये। स्पीड कांस्टेंट या वेरी करेगी यार। नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। इधर 10, इधर 5, आय हाय हाय, इधर अलग, इधर अरे अलग अलग हो सकती है ना? B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया, अलग अलग से भी चल सकता है ना? तो अल्फा रेडिकल मतलब AT डायरेक्ट इक्वल टू 0, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 इस केस में नहीं होगा क्या? इस केस में 0 है। यस, क्या इस केस में 0 है? यस, बिल्कुल सही, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए यहां? 0 है। बिल्कुल क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा तो हम चलते हैं। एक बात बताओ, किसी चीज को लेके बात कर रहा हूं, जैसे लिखा हो ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा, अगर मैंने लिख दिया ओमेगा कांस्टेंट तो क्या एक्सेलरेशन बराबर है कांस्टेंट या 0 है? ऐसा लिखना सही है क्या? अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बार क्या कांस्टेंट या 0, दोनों में से कुछ लिखना सही है या दोनों ही गलत है? अच्छे से देखो, ओमेगा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट और 0 हो सकते हैं? हैं? बोलो तो सही क्या? कांस्टेंट नहीं हो सकता सर, 0 हो सकता है। एक्सेलरेशन
एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अरे गलत स्टेटमेंट है भैया, क्या कर रहे हो? एंगुलर एक्सेलरेशन ये क्या लिखा मैंने? ए बार, मतलब ए बार का मतलब तो नेट हो गया ना, तो इज इक्वल टू यहां ए आर तो आएगा ना। क्या कर रहे हो यार? कौन सा जीरो ओमेगा कांस्टेंट होने पे? 80। अरे तो ए आर तो मौजूद है ना, तो ए नेट का वैल्यू ही आ जाएगा। अरे रे 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 आया है, इसलिए कह रहा हूं बार बार दिमाग लगाओ जोरदार। क्या ही है यार, बोलो तो सही। क्लियर? समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, समझ नहीं पड़ेगा, जरूरी है। चलो मैं तो ऐसा कहता हूं, एग्जांपल के तौर पर कुछ और पूछते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार, उसमें कोई बात नहीं है। बाकी मेरे को लगता है आपको सारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, कहां क्या चल रहा है, ए आर मतलब क्या, एटी मतलब क्या, ये सारा क्रिस्टल क्लियर है आपको। एम आई राइट? राइट, ओके। चलो भैया, अब ऐसा कहा गया, अरे तुमसे भाई साहब ये कोई सर्कुलर पाथ है और जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस मैं कह रहा हूं एक पार्टिकल इधर ऐसे जा रहा था, ये पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का मोशन है इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसका नेट फोर्स कहां लगेगा? नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? रुक जाइए, मैं बता रहा हूं, रुक जाना नहीं। चलो, नेट फोर्स की डायरेक्शन इनमें से कौन सी होगी? ये एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन सी होगी नेट फोर्स की डायरेक्शन? नेट फोर्स की डायरेक्शन इनमें से कौन सी होगी? घूम रहा है सर जी की रोका है। अरे अपन तो ऐसे कर दो, 5, ये 6, ये 7, ये सब डायरेक्शन ही डायरेक्शन है। 7, ये 8, ये 9, क्या दिक्कत है? 9 होगी सर। पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इस टाइम पे पार्टिकल ऐसे जाएगा, सीधी बात है। तो जिस टाइम पर मोशन ऑफ द पार्टिकल ऐसे है, उसी टाइम पर इस पार्टिकल पे नेट फोर्स की डायरेक्शन। सर आप ये बताओ, ये मोशन जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? मोशन हो रहा है, मोशन है। तभी तो नेट फोर्स पूछ रहा हूं। हां तो 9 का बोला सर। हैं 3 3 3 नंबर, बिल्कुल सही। ये किसकी डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है? तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। जब ए नेट की डायरेक्शन ये होगी तो एफ नेट की डायरेक्शन भी यही होगी। जो ए नेट की डायरेक्शन होगी वही एफ नेट की डायरेक्शन होगी। 3 नंबर। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, यही पूछा था। और अच्छा इसका इंटरप्रिटेशन देखो, और क्या पूछा था हमने, क्या बात समझ आई है? बहुत बढ़िया। और देखो 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 आएगा मजा। चलो अगर ये ऐसे होता भैया, पेंडुलम की बात कर लेते हैं। पेंडुलम में, पेंडुलम तो जानते हैं सभी लोग, हाँ बहुत बढ़िया, पेंडुलम। इसको भाई साहब यहां से रिलीज किया, यहां से रिलीज किया, रिलीज्ड। कैसे आएगा? कैसे जाएगा? अरे ठीक ऐसे ही होगा ना भैया? बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात है। Am I right? करेक्ट सर। भैया यहां कहीं पेंडुलम पहुंचा, एट दैट सिचुएशन, एट दैट पोजीशन बोल सकते हैं, एट दैट पोजीशन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स बताओ। The direction of net force, at that position the direction of net force. सोच लो ना, कोई अपने टेंशन की बात नहीं है। सेकंड वाली होगी इसमें। हां
भैया मेरे ए आर कहाँ होगा? जी बात एटी ये होगा सन और ये होगा ए है ऐसे ये है हाँ मतलब थोड़ा और ऐसे हो रहा है ए मान लिया 2 ए मान लिया क्या समझ आया है? ए ने मतलब एफ नेट की डायरेक्शन भी ये होगी। इससे एक बात सीखने को मिलती है, ध्यान सुने। सिंपल पेंडुलम में जिसके भी आप कंपोनेंट करेंगे उसका एक कंपोनेंट की डायरेक्शन ऑलवेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगी। यहां से रिलीज करोगे तो एक कंपोनेंट जो भी होगा उसके एक कंपोनेंट की डायरेक्शन ऑलवेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन कब करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12वीं में, मतलब आज से 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद। अरे यार अच्छा हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप मैं जब सिंपल पेंडुलम में या क्यू और क्यू लूंगा, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा भैया, बनेगा नहीं, टेंशन की बात नहीं, आज भले ही बताया मैंने। क्या मेरी बात समझ आई है? पेंडुलम में जब भी आप या तो टी आई एम जी जिसके भी कंपोनेंट लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की जो भी डिमांड हो उसमें एक कंपोनेंट ऑलवेज किसमें लेना चाहिए? टी के बराबर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि बेटा जब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे ना तो नेट फोर्स लिखना आसान हो जाता है, क्योंकि ऑलवेज जो नेट फोर्स लिखते हो किसकी डायरेक्शन में लिखते हो? एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है। तो कंपोनेंट भी डिवाइड करोगे तो किसकी डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन। बिल्कुल करेक्ट। ये सीखने लायक बात है। नहीं आया क्या बात समझ आई है? तुम्हें तो ये तो पता है कि ये जो पेंडुलम है ये इसी के इर्द गिर्द तो पूरा घूमेगा, तो ए आर ऐसा होगा और ए टी तो फिर ए नेट ऐसे ही आएगा ना। तो यहां अगर मैं इस जगह पे टेंशन लेता तो टी ऊपर आता और एम जी नीचे, कंपोनेंट आते नहीं आते। तो मैंने बोला दोनों में से चाहे टी हो चाहे एम जी का किसी एक का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में लेना एक्सेलरेशन, ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए। मेरे को तो नहीं आया। क्लियर? कोई इशू किसी को? कोई इशू ना। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और भी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं इसमें। ओके, एटी ए आर दोनों के बीच का एंगल भी बता दिया हमने, कांस्टेंट का ये भी बता दिया, सब हो गया बहुत बढ़िया। और ये भी पता चल गया कि क्या जीरो हो सकता है, एटी जीरो हो सकता है। अरे एटी मे बी और मे नॉट बी जीरो, बट ए आर डजंट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो तो कंपलसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है किसकी? जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ करता है तो उसमें नेसेसरी कंडीशन ए आर का होना जरूरी है, ए आर का होना जरूरी है। अब हमने जो मैग्नीट्यूड लेके बेटा 80 के वो लेके मैंने r d ओमेगा बाय dt, या इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा? ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा? v बाय r, v बाय r तो 80 क्या लिखा जा सकता है? r dy बाय dt इज इक्वल टू v बाय r। चलो बहुत बढ़िया भाई साहब, आपने r को मार दिया, मतलब मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? dv बाय dt। मतलब हमें इसका यूज तब करना है जब वेलोसिटी है, जब फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, जब फंक्शन ऑफ टाइम t पता हो। जब हमें वेलोसिटी है, जब फंक्शन ऑफ टाइम t पता होगा तो डायरेक्ट dv by dt करके क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? तुम्हें आया क्या निकाल लेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। चलो भैया ar बोलिए, ar का क्या लिखा आपने? ओमेगा स्क्वायर r लिखा हुआ है। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा? v by r, v स्क्वायर by r स्क्वायर इनटू r, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? v स्क्वायर by r। ये रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। नहीं आया तुम्हें? आया। और बातें करते हैं, देखो एक और छोटी सी बात। चलो आओ देख लो भैया ध्यान से सभी लोग। वाह भैया वाह वाह, मैं तो ये पूछ रहा हूं बेटा आपसे, ध्यान सुनना, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो यार ये रेडियस r है भाई साहब, बहुत बढ़िया सर। ये पार्टिकल जा रहा था v वेलोसिटी से, v में और वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी बढ़ रही थी, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन नहीं हो रहा, वेलोसिटी बढ़ रही है। बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जिससे पूछा जाए, तुम बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस केस में
वेलोसिटी बढ़ रही है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। रेडियल की तो कोई बात ही नहीं है, रेडियल कहां लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब यार तो ये हो गया, मैं तो 80 का पूछ रहा हूं। ऊपर लगेगा, कहां लगेगा? ऊपर। बिल्कुल सही, ये रहेगा 80 की डायरेक्शन ही हो गई। बहुत बढ़िया। चलिए ये भाई साहब आर, और वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज है। वेलोसिटी मतलब जा तो ऐसे ही है, लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है। बताओ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट। ये पहले पढ़ चुके हैं मेरे भाई। अच्छा माइनस से ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये सारा रिटार्डेशन कर रहा है। मतलब मैं तो आपको सिंपल एक बात पे बोलूं तो मेरी बात को ध्यान से सुने। आप केवल नई चीज क्या पढ़ रहे हो? एआर। अरे एडी तो हम मंडी में पढ़ ही चुके हैं। ये वही ए है जो डीवी बाय डीटी होता है। तो जब बी और ए दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। और जब वेलोसिटी ऐसे और एक्सीलरेशन ऐसे हो तब घटती है। बिल्कुल सही, यही तो है यार। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल एकदम। फालतू लोग हैं जो अलग-अलग करके पढ़ाते हैं, क्या मतलब है? सीधा करो ना। 80 मतलब सब टेंजेंशियल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो ट्रांसलेशनल भी मतलब ऐसे भी चल रहा है और ऐसे भी जा रहा है, दोनों ही हो रहा है। जाने की टेंडेंसी ऐसी है, लेकिन रेडियल एक्सीलरेशन की वजह से नेट ऐसी हो जाती है। अच्छा, जाने की टेंडेंसी इसकी कहां है? ऊपर। अगर ये एआर नहीं होता तो ये कहां जाता? बिल्कुल सही। और अगर ये 80 नहीं होता तो ये अंदर। आया समझ में? बिल्कुल। चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। और क्या नीचे लगेगा आपको? ये नीचे लगेगा। ये इधर, एडी इधर, नीचे नेट एक्सेलरेशन। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। ओहो क्या मेरी बातें चमकी है? एकदम ठीक बात, अच्छी बात, सुंदर बात, टिकाऊ बात। शुरू करते हैं आज की कहानी का पहला सीक्वेंस। और तो कुछ नहीं छूटा है। एडी बता दिया, एआर बता दिया, डायरेक्शन बता दिया, एंगल बता दिया, हम ठीक। क्वेश्चन इज दैट अल्फा गिवन है आपको 2t स्क्वायर या 2t जो भी लेना हो। ओमेगा इनिशियल भी 0 है। ओमेगा इनिशियल क्या है? 0 एट t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। एट t इज इक्वल टू 0 इक्वेशन गिवन है। फाइंड नेट एक्सेलरेशन आफ्टर t is equal to 3 second if r is equal to 2 meter। करो क्वेश्चन भाई साहब, गलत मत करना। अल्फा is equal to 2t square, omega initial is equal to 0 at t is equal to 0। find net acceleration after t is equal to 3 second if r is equal to 2 meter। जब ये सब दे दिया तो आगे लिखेंगे आगे पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। चलो वो तो अंडरस्टूड है। बता नेट पूछा है ना, तो 80 भी चाहिए और AR भी चाहिए। निकालो सब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों आ जाए तो अंडर रूट a स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर r लगा दीजिएगा।
चलो आइए, मेहरबान कदरदान, बहुत बढ़िया बेटा। अल्फा इज इक्वल टू 2t²। अप्रोच क्या होना चाहिए, देखना 2t²। भाई साहब मेरे को सर 80 चाहिए और 80 होता है r into d ओमेगा बाय dt। पहली बात सर हमें ar चाहिए, ar क्या क्या होता है सर, ओमेगा स्क्वायर r होगा या b स्क्वायर बाय r होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, d ओमेगा बाय dt तो डायरेक्टली गिवन है, d ओमेगा बाय dt इज इक्वल टू 2t², यही तो है। और क्या, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे अल्फा को क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा बाय dt है। तो 80 कितना आ गया बोलो जरा, 80 r into d ओमेगा बाय dt। बेटा r कितना 2, d ओमेगा बाय dt 2t²। तो ये हो गया बेटा 4t²। अरे t कितना 3, 36। लो चलो अब क्या करना है, ओमेगा चाहिए तो d ओमेगा बाय dt पता है ना हमें, देखो इसी से निकाल लेंगे। d ओमेगा बाय dt बेटा 2t², तो d ओमेगा कितना आ जाएगा बेटा 2t² into dt। कभी तो हाँ ना बोलो, ठीक है। बोथ साइड क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन। ओमेगा t इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा इनिशियल 0 है और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे ओमेगा निकालना ही है, कोई बात नहीं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2, चलो t² into dt बेटा t की पावर 3/3, t की पावर 3/3, बहुत बढ़िया। और 0 से 3 तो ओमेगा इज इक्वल टू 2/3 बाहर निकाल ले, t की पावर 3 27, ओमेगा आ गया 18। कितना आ गया 18, बस ओमेगा आ गया 18। AD आपको मिल ही चुका है बेटा, तो AR निकाला जा सकता है, निकाल दो AR, क्या दिक्कत है यार। A रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर 324 इनटू r बोले तो 2, 846 AR आ गया। A नेट कितना होगा बेटा मेरे पास, A नेट 36 a स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर r, तो a स्क्वायर t बोले तो t 36 36 1296। मेरे हिसाब से तो 1296 ही होना चाहिए। 36 into 36 4 4 4 16 चलो करते रहो तुम। हां 6 4 8 का स्क्वायर 3 तक है ना, 3 और 3 6। अब जो भी आंसर ए नेट आ गया। कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस था इसमें, ओमेगा कुछ भी नहीं है बाबू, कुछ है बाबू। कुछ नहीं हमें आंसर सर ये तो क्वेश्चन आ गया, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है काहे का टॉप है भाई, वहां तक ही नहीं, फिर ये लास्ट में रूट वगैरह करना। क्या उसमें रूट क्यों नहीं आ सकते, रूट करना क्या आता नहीं है क्या, वाह यार वाह, गजब हो यार। मतलब 36 का रूट नहीं पता तुम्हें, 36 into 36 करते नहीं बनता, 30 तक करना 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। हां वही तो रखा मैंने, 80 स्क्वायर का वैल्यू रखा मैंने, कोई अंडर रूट नहीं रखा बेटे। हां फिर उसको खोल के पूरा ये नेट का तो आंसर भी इसी फॉर्म में ही होगा, अगर अंडर रूट के बाहर नहीं आई होगी कोई चीज तो। क्या सिली क्वेश्चन पूछती हो यार, पूछो तो अच्छा पूछो है ठीक है, ओके। बना तो है ही नहीं, कर रहे थे सर, बस कैलकुलेशन हाँ इसी साल करना था वैसे तो क्वेश्चन। ओमेगा 18 तक आ गया अरे सर इस साल तो हो जाता मतलब अरे भैया मेरे भाई बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से करते हैं, देखते हैं बुद्धि तुम्हारी। चलो अल्फा 2t है, 2t है, हाँ 2t कुछ भी कह लो, क्या है अल्फा 2t है, ना 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 ना, क्या पूछ रहे हैं, अच्छा पूछ रहे हैं।
अच्छा पूछूंगा। हाँ ठीक। फाइंड द एंगल बिटवीन AR and ANET after t is equal to 1 second. Find the angle between AR and ANET after t is equal to 1 second. ये बन जाएगा बस कैलकुलेशन करना। एंगल बिटवीन तो उसको बनना नहीं बोलते हैं। tan थी Find the angle between AR and ANET after t is equal to 1 second. जबकि अल्फा बराबर 2t के बैठे। और आर की वैल्यू नहीं दी। ले लो। सही बढ़िया। मेरे क्या दिखता है 2 मीटर ले लो। रेडियस के मैंने 2 मीटर। टाइम दे दिया, रेडियस दे दी, अल्फा में रिलेशन दे दिया, आप क्या जान लोगे? चौधरी साहब समझ में आ रहा है धीरे धीरे? बहुत बढ़िया। इत्यादि में समझ में आता है या हिंदी में? फाइंड द एंगल बिटवीन AR और ANET। ठीक, गुड। जहां नहीं आप बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आओ। एक सेकंड सर। सर तो चाहिए। अल्फा कितना है 2t। अल्फा को लिख सकते हैं d ओमेगा बाय dt। तो ये हो गया 2t। तो AT कितना आ गया बेटा? AT r into d ओमेगा बाय dt। ये तो सबने निकाल लिया होगा। r क्योंकि 2 है, d ओमेगा बाय dt 2t है, लेकिन t बराबर 1 सेकंड है, मतलब ये 4 हो गया। मतलब AT की जगह ये 4 आ गया। AT की जगह 4 आ गया। बहुत बढ़िया। ठीक है। रेडियल कितना ले ले? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल क्या होता है बेटा? ओमेगा स्क्वायर r होता है ना। ओमेगा फिर से निकालने के लिए फिर से यही क्वांटिटी d ओमेगा बाय dt इज इक्वल टू बेटा 2t। ये ले ले तो d ओमेगा बराबर हो जाएगा बेटा 2t into dt। बोथ साइड इंटीग्रेशन फिर कर लो। ठीक है। तो d ओमेगा ओमेगा आ गया 2 into t स्क्वायर बाय 2। नहीं दे रखा तो मन से मान ले करो ओमेगा इनिशियल है t is equal to 0। कोई दिक्कत नहीं है। और 0 से कितना 1 सेकंड। तो ओमेगा कितना आ गया बेटा? 2 ने 2 को मार दिया, t आ गया, ओमेगा हो गया 1। ओमेगा हो गया 1। बस सब कुछ करने की। जब ओमेगा 1 आ गया तो a रेडियल कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर r। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब 1 और r कितना है बेटा? 2। तो ये आ गया AR। मैंने किस किस के बीच एंगल पूछा? AR और ANET। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया AR, ऊपर हो जाता है AT और ये आ जाता है भाई साहब ANET। और एंगल पूछा थीटा, तो वेक्टर फॉर्मेशन कर दें अपन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वेक्टर फॉर्मेशन में। अभी तो किया है। ठीक है। तो tan थीटा कितना आ जाएगा बेटा? AT बाय AR। ये है बस। अब क्या था? तो tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा? AT कितना है बेटा? 4 और AR कितना है बेटा? 2। आहा tan थीटा इक्वल टू क्या? tan थीटा बेटा 2 की वैल्यू एडजस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती नहीं? अरे क्यों नहीं? पाई होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है tan थीटा। सारी वैल्यू एडजस्ट हो सकती है इसमें। बिल्कुल सही है। तो थीटा आ गया बेटा tan इनवर्स 2। ये है राइट आंसर। अरे भैया
अरे इसमें उस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं यार, इसमें नेट पूछ लिया, उसमें ए आर और ए नेट के बीच का एंगल उल्टा पूछ लेते हैं लोग। मेरे क्या है मेरा तुझको अरे पढ़े क्या लागे मेरा। इफ ओमेगा इज इक्वल टू 3t, अब की बात ओमेगा इज इक्वल टू 3t, फाइंड द टाइम व्हेन AR and when angle between AR and ANET is 37 degree. Find the time when angle between AR and ANET is 37 degree. बस तो है दे दो आर, दे दो आर 1 मीटर ले लो, मन नहीं मान रहा तुम्हारा तो चलो आर 1 मीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो फाइंड द टाइम व्हेन एंगल बिटवीन AR एंड ANET इज 37। टाइम ज्ञात करें जब AR और ANET के बीच का एंगल 37 डिग्री है। बेटा गलत मत करना। क्वेश्चन 2/3 टाइम 2/3 बता दो रे भैया। आइए मेहरबानों कदरदानों, ओमेगा इज इक्वल टू 3t, ओमेगा इज इक्वल टू बेटा 3t। ठीक बात। मेरे से क्या पूछा बेटा? फाइंड द टाइम व्हेन एंगल बिटवीन AR एंड ANET इज 37 डिग्री। कोई इसमें इसका मतलब मेरे को क्या गिवन है बेटा? tan 37 इज इक्वल टू 80 बाय AR। tan 37 बेटा 3/4, ये तो मानता हो ना? 3/4 इज इक्वल टू 80 बाय, अगर हमने 80 और AR ले लिया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहां से निकल आएगा d ओमेगा बाय dt, मतलब 3t नहीं 3, क्योंकि ओमेगा गिवन था आपकी बार, तो d ओमेगा बाय dt 3, तो 80 कितना आ जाएगा? r into d ओमेगा बाय dt। r कितना 1, तो 1 into d ओमेगा dt 3। भाई साहब ये 80 आ गया। चमका नहीं आया? आया। AR बोलो। AR बोलिए। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बोलो 3t, तो 9t स्क्वायर, r तो 1 है, तो ये आ गया AR। आया नहीं आया? वैल्यू उठा के रख दो 3/4 में तुम। अरे 80 कितना है? 3 बेटा। AR कितना है? 9t स्क्वायर। आहा चमका ही नहीं। 3 ने 3 को मार दिया। t स्क्वायर बराबर 4/9, तो t इज इक्वल टू 2/3। वाह क्या क्वेश्चन है। चमका? ठीक। आओ एक अच्छा क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। क्या बताओ यार, ये नेट में क्लियर है? बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखो अभी तक क्वेश्चन दिए अल्फा वाले, और अल्फा को ओवरऑल क्या लिखा जा सकता है?
डी ओमेगा बाई dt, फिर ओमेगा दे दिया तो डी ओमेगा बाई dt कर लो, डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डी ओमेगा बाई dt निकल आया तो at निकल आएगा बेटा, क्योंकि at होता है r into डी ओमेगा बाई dt। दूसरे प्रकार एक और क्वेश्चन टाइप अलग टाइप से, ओह चलिए देखो भाई साहब, क्वेश्चन इज दैट सर्कुलर में ओमेगा गिवन है 4 अंडर रूट थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू 4 अंडर रूट थीटा। फाइंड, आपको क्या करना, फाइंड अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, फाइंड अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, बस और कुछ नहीं है। 4 अंडर रूट थीटा, अब ओमेगा की इक्वेशन गिवन है और अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा पूछ रहा है। थीटा समझ में आया? थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टू बाय अंडर रूट थीटा, नो 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 भाई नो, इसमें क्या है? अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है बेटा, कुछ भी नहीं। ओमेगा 4 अंडर रूट थीटा है, ठीक है। आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूं, वन लाइन सॉल्यूशन होगा। जब हमें v पता होता था, मतलब आप लिखते थे बेटा एक्सेलरेशन, ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन लिखते थे बेटा dv बाय dt, लिखते थे नहीं लिखते थे? लिखते थे नहीं लिखते थे? लिखते थे। यहां dx बाय dx कर लो, dx by, तो a is equal to, अरे dx by dx कर लेंगे, तो ये dx by dt को क्या लिख सकते हैं? v, तो v into dv by dx। सेम जो आपने इसके लिए लिखा वही अल्फा के लिए लिखो, v की जगह यहां क्या लिख लो? आए हाय, इसलिए तो कराया क्वेश्चन, इसी से फॉर्मूला डायरेक्टली अल्फा बराबर ओमेगा into d ओमेगा by d थीटा। गलत है, कैसे आया? मैं मान ही नहीं सकता है? मैं कर ही लिया, लो मेरे को करने में क्या है? 4 अंडर रूट थीटा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो 4 इंटू 1/2 अंडर रूट थीटा। क्या बात कर रहे हैं? 4 4 4 4 4 कैसे? 16 फिजिक्स से ये तुम्हारे कहने से क्या होता है? ओमेगा का वैल्यू एज इट इज रख दिया, अब डी ओमेगा बाय डी थीटा करो, तो 4 एज इट इज अंडर रूट थीटा का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट थीटा। पावर लगता है 1/2 की। इसका मतलब अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा कितना आया? a, मतलब पता है ये क्या बता रहा है? इसका मतलब कांस्टेंट अल्फा की बात हो रही, थीटा पे डिपेंडेंट है ही नहीं है। कहीं समझ में आया क्या आया? तो मैं बात समझ में, फिर से पूछना, ये समझ में आया? ओमेगा इनटू डी, देखो v इनटू dv बाय dx होता है, तो पता है ना किसमें? 1d टू d पे जो पड़ा, v की जगह यहां क्या लिख लेंगे? और यहां v की जगह ओमेगा, x मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट होता है यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोणीय विस्थापन, बिल्कुल। ओमेगा एज इट इज 4 अंडर रूट थीटा इनटू 4 एज इट इज अंडर रूट थीटा का डिफरेंशिएशन, अंडर रूट थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा के ऊपर कितने की पावर? तो 1/2 आगे आ जाएगा, थीटा 1/2 में से एक पावर कम हो जाएगी बेटा,
तो 1/2 थीटा में से -1 बटा 2 तो 1/2 थीटा माइनस 1/2 तो नीचे जाएगा तो थीटा की पावर 1/2 उस थीटा टू दी पावर 1/2 को क्या अंडर रूट लिख सकता हूं लिख दो बस खत्म अंडर रूट थीटा और अंडर रूट थीटा कैंसिल 2 रो 8 क्या पता क्या आंसर दे रहे थे तो डिफरेंशिएशन नहीं बना हाँ तो इतना सस्ता सा डिफरेंशिएशन नहीं बना आपसे चीप और क्या उसमें क्या है अगर ये बेटा अंडर रूट x होता तो बन जाता बनाओ क्यों बात तो वही है तो 1/2 अंडर रूट x से हो तो तब भी गलत करते सर हमने वहां लिख दिया था dt/dt जैसे हो जाता ना वन भैया ये गलती है यही तो अभी तो गलती सुधारने का मौका है नीट के पेपर में गलती सुधारने का मौका नहीं है ये भी तो बात है तो अंडर रूट थीटा और अंडर रूट x होता तो 1/2 अंडर रूट x ही आता 100 बार बता दिया अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज हो सीधा लिखो 1/2 अंडर रूट x खत्म मैं इतनी बार सिखा दिया आपको भैया अंडर रूट x स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन करना है आंसर बोलो कितना आएगा 1 आएगा अरे यार नहीं तो सीधा अगर इसके अंदर अंडर रूट x sin x है तो सीधा लिखो 1/2 अंडर रूट sin x into sin x का cos x पहले अंडर रूट का करो डिफरेंशिएशन तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1/2 अंडर रूट sin x फिर अंदर वाले का sin x का cos x बस बात खत्म मेरा तक तुम्हें आया यार बेटा आया बहुत बढ़िया चलिए भैया तो ये था आज का लेक्चर जो हमने एक्सेलरेशन के ऊपर पढ़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे बाद में बस रेडियस ऑफ कर्वेचर और फिर बेंडिंग रोड की बात अपन को करना है व्यवस्थित